प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर निर्देशांक भूमिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित एक्सरसाइज 5.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर देखो प्रश्न संख्या 5.2 का 11वां प्रश्न दिखाई दे रहा है। का a माइनस 14 माइनस 10 b 6 माइनस 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितने भाग में डिवाइड करना है? 4 सर्वांगसम भाग में। तो कितने बिंदु अंदर लेंगे हम लोग? 3। देखो यहाँ लिया गया C, D और E। C, D, E 3 बिंदु लेंगे। देखो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हो ना, एक AC है, CD, DE, EB, ये चारों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो यहाँ लिखा गया ना, माना बिंदु C, D तथा E रेख AB को 4 सर्वांगसम भागों में विभाजित करता है, इसलिए AC बराबर CD बराबर DE बराबर EB। अब इसमें देखो यह 1 2 3 4 4 भाग में डिवाइड हो गया, लेकिन निर्देशांक हमें निकालना है किसका? C का, D का और E का। A और B का निर्देशांक हमें क्या मालूम है। तो अगर हम C का निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं मान लो, तो हमको A और D का निर्देशांक चाहिए, D का मालूम नहीं है। D का निकालना चाह रहे हैं तो हमको क्या चाहिए निर्देशांक? या तो C और E का मालूम हो या A और B का मालूम होगा। चूंकि देखो D क्या है? CE का भी मध्य बिंदु है और D क्या है? AB का भी मध्य बिंदु है। तो हम D अगर AB का मध्य बिंदु लें तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे तो निकल जाएगा। क्यों? चूंकि हमें A का निर्देशांक मालूम है और B का भी मालूम है, बराबर। और E का भी नहीं निकल पाएगा, तो फिलहाल हम पहले क्या करेंगे? D का निर्देशांक निकालेंगे। तो कैसे? देखो बिंदु D जो है रेख AB का मध्य बिंदु है। अब D देखो C का भी मध्य बिंदु, लेकिन उसको हमने नहीं लिया। क्यों? चूंकि C और E का निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लेंगे बिंदु D रेख AB का मध्य बिंदु है। अब A का निर्देशांक जो है -14 माइनस 10 है, इसको x1 y1 मान लो, और जो B 6 माइनस 2 है इसको मान लो x2 y2। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम कह सकते हैं जो D है इसका जो x निर्देशांक है वह क्या होगा? x1 प्लस x2/2। तो x1 देखो दिया है कितना? -14। x2 कितना है? 6 है, अपान 2 हो गया। तो ये देखो आ गया, एक माइनस एक प्लस है, तो पहले बड़े में से छोटे घटा लो। 14 में से 6 गया 8। बड़े के साथ जो चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस लगा दो। तो -8/2 इक्वल टू -4 हो गया। अब D का देखो y निर्देशांक y1 प्लस y2/2। तो y1 देखो यहाँ पे चाहो तो आप सब लिख सकते हो। x1 का मान, y1 का मान, x2 y2 सबका मान यहाँ पे लिख सकते हो, जिसका पहले मैं प्रश्नों में लिखा भी हूँ। इसमें मैं थोड़ा छोड़ दिया कि अब आप बहुत सारे प्रश्न हल कर लिए हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करो, सारे x1 y1 x2 y2 का मान लिख लो, ठीक। तो यहाँ पे देखो y1 का मान कितना है? -10 है। y2 -2 है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस हो गया। और जब भी माइनस आएगा है ना, मतलब दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाए। इसे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो भी हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है आ रहा है तो भी हम ब्रैकेट लगाएंगे। फिर इन दोनों चिन्हों का आपस में गुणा कर देंगे। प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। तो -10 और -2 मिलके -12 हो जाएगा। यहाँ -10 और -2 जुड़ रहा है, ध्यान रखो ना, ऐड किया जा रहा है। तो माइनस को जब माइनस में ऐड करते हैं तो माइनस ही आता है। जब माइनस नंबर का माइनस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्लस हो जाता है। यहाँ फिलहाल ऐड हो रहा है तो यहाँ पे -12/2 हो गया, ये हो गया -6। तो D का निर्देशांक आ गया -4 -6। देखो D का x निर्देशांक -4 और y निर्देशांक आया -6, तो D का निर्देशांक हो गया -4 -6 हो गया। तो D का निर्देशांक हमें मिल गया। अब हमें चाहिए C का और E का निर्देशांक। तो देखो यहाँ पे जो C है, ध्यान दो, जो C है वह किसका मध्य बिंदु है? AD का मध्य बिंदु है। अब A का भी निर्देशांक मालूम है, D का निर्देशांक अभी आपने निकाला, ठीक ना। तो जब निकाला तो क्या करेंगे? अब C के संदर्भ में, जबकि बिंदु C देखो AD का मध्य बिंदु है, तो क्या हमने यहाँ लिखा है ना, C क्या AD का मध्य बिंदु है। तो इसमें A वाले को हम मान लेंगे x1 y1 और D वाले को x2 y2। तो देखो A का -14 -10 x1 y1 हो गया, और D -4 जो D अभी निकाले ना इसका निर्देशांक -4 -6, इसको हम मान लेंगे x2 y2। तो अब इसके देखो ये हमारा अभी यह जो x1 y1 माने थे इससे मतलब नहीं, वो तो D के लिए था। अभी देखो हम C का निर्देशांक मान रहे हैं, तो इसमें x1 y1 ये रहेगा और ये x2 y2 ये रहेगा। तो C का x निर्देशांक x1 प्लस x2/2। तो x1 कितना है? -14 और x2 कितना है? -4। तो जैसे भी ऊपर समझाया मैंने वैसे ही है, तो आ जाएगा -18/2 -9 हो गया।
फिर सी का y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपान 2, तो y1 देखो कहाँ गया, -10 है और y2 -6 है, तो -10 प्लस -6, तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -10 -6 -16 हो जाएगा। यहाँ भी देखो वही सब कुछ, वही जैसे यहाँ पे कर रहे हो वैसे यहाँ पे हुआ है, -16 अपान 2, ये हो गया -8। तो सी का जो निर्देशांक आ गया क्या मिला, -9 -8। x निर्देशांक पहले लिखेंगे, y का निर्देशांक बाद में लिखेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। अभी हमें निकालना है ई का निर्देशांक। तो ई देखो किसका मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है, वह डीबी का मध्य बिंदु है। ई किसका मध्य बिंदु है, डीबी का। ई डीबी का मध्य बिंदु है। तो डी जो डी का निर्देशांक है, आप इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2। तो देखो डी का निर्देशांक -4 -6 यहाँ निकाले हो, इसको x1 y1, और बी का निर्देशांक 6 -2, इसको x2 y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, x निर्देशांक यहाँ से भी x1 x2 लेंगे, तो -4 प्लस 6 अपान 2, 6 माइनस में से -4 गया कितना, 2, तो 2/2, बड़े के साथ चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 2 अपान 2 1 हो गया। बिंदु ई का y निर्देशांक देखो यहाँ पे y1 प्लस y2, -6 प्लस -2, -6, ये प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 -2 -8 हो जाएगा। तो -6 में -2 ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो -8 अपान 2, ये आ गया -4। तो ई का निर्देशांक आ गया, देखो यहाँ पे x का निर्देशांक 1 आया था, y का -4, तो 1 -4 हो गया। तो देख रहे हो सी का भी निकल गया, डी का भी निकल गया, ई का भी निकल गया। अब उसको क्रम से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखना जरूरी है। इसलिए रेख ए बी को 4 सर्वांगसम भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः पहले सी वाला लिखो, सी का देखो कितना आया है, -9 -8। फिर डी का लिखो, डी का देखो आया -4 -6, और फिर ई का 1 -4, बराबर। अब चलते हैं हम लोग हैं अगले प्रश्न पे। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा था, इसका सॉल्यूशन तो इसको हमने अलग से पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ए 2010 बी 020 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 5 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी इसको 5 सर्वांगसम भाग में बांटना है, तो कितना बिंदु लेंगे, 4, ठीक ना। बीच में देखो हमने 4 लिया है, एक सी, एक डी, एक ई और एफ। इसमें क्या होगा, जितना बड़ा AC होगा, AC की लंबाई, CD की लंबाई, DE की लंबाई, EF की लंबाई, FB की लंबाई सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 और 5 भाग में बढ़ गया। तो देखो यही लिखा गया, AC बराबर CD बराबर DE बराबर EF बराबर FB। अब इसमें देखना हमको ये है कि पहले हम किसका निर्देशांक प्राप्त करें। तो अगर देखो C की बात करें अगर हम लोग, तो C देखो AD का मध्य बिंदु है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो D का निर्देशांक हमको मालूम नहीं है, तो C फिलहाल अभी नहीं निकल सकता। D निकालना है तो इसके लिए C और E का निर्देशांक चाहिए, वो भी नहीं मालूम है। E निकालने के लिए हमको D और F का निर्देशांक चाहिए अगर मध्य बिंदु की बात करते हैं तो, और F निकालने के लिए हमको E और B का निर्देशांक चाहिए, तो B का मालूम है, E का नहीं मालूम है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु सूत्र इसमें फिलहाल अभी नहीं लगेगा, जो उसकी प्रारंभिक कंडीशन है। अब इसमें हम क्या करें, किसी एक का, जैसे मान लो अगर हम C का निर्देशांक प्राप्त कर लें विभाजन सूत्र से, ठीक ना। तो अगर C का निर्देशांक प्राप्त कर लें तो E क्या हो जाएगा, देखो फिर इसके बाद फटाफट सब मध्य बिंदु का सूत्र लग सकता है। तो C का हम जो निर्देशांक प्राप्त करेंगे विभाजन सूत्र से, अब उसमें कैसे प्राप्त करेंगे, देखो AC हमारा कितना, एक हिस्सा है, और C से लेके B तक कितना हिस्सा है, 1 2 3 4, 4 हिस्सा है। तो AC बटे CB का जो अनुपात आएगा वो 1/4 आएगा, क्योंकि AC एक हिस्सा और CB कितना, 4 हिस्सा है। तो कैसे निकालोगे वह देखो भी मैं आगे बताता हूं आपको। AC अपान CB, देखो AC को AC रहने दो, CB देखो CB क्या है, किसका किसका योगफल है, CB जो CD DE EF और FB का योगफल है। CD जो है, CB जो है CD DE EF और FB का योगफल है। सबके स्थान पे क्या करो, AC लिख दो, क्योंकि सब AC के बराबर है। देखो ना, AC CD के बराबर है, AC DE के बराबर है, AC EF के बराबर है, AC FB के बराबर है। तो सबके स्थान पे AC प्लस AC प्लस AC प्लस AC। तो क्या हो गया, ये देखो इसके बाद हम यहाँ पे स्टेप लिया हूँ मैंने, तो AC को AC रहने दो, देखो AC अपान CB, यही AC यहाँ आ गया, इक्वल टू AC और 1 2 3 4 AC, 4 AC हो गया। इस AC का मतलब होता है 1 AC, अगर नंबर नहीं लिखा है तो वहाँ क्या मानेंगे, 1। तो 1 है यहाँ पे, तो AC से कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1/4। ऐसे भी हमने समझा दिया था, और ऐसे इसको सॉल्व करके आप दिखा दोगे।
तो AC अपान CB का जो अनुपात आया वो आ गया 1/4। अब इसको हम लोग m/n मान लेंगे, तो m/n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। जैसा आपने बताया कि इसी चैप्टर में हम क्या करते हैं, अनुपात को उसकी वैल्यू मान लेते हैं हल करने के लिए, लेकिन ये इसी चैप्टर में लेंगे और कहीं भी इस तरह के मान हम नहीं लेंगे। m का मान हो गया 1 और n का मान आ गया 4। अब इसके बाद देखो, अभी हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं, तो जो C है इसका निर्देशांक प्राप्त कर रहे हैं, और A का निर्देशांक हम मान लेंगे x1 y1 और B का निर्देशांक मान लेंगे हम लोग x2 y2। देखो यहाँ हमने लिखा A का निर्देशांक x1 y1 जो कि 20 10 है, और B का निर्देशांक x2 y2 जो कि 0 20 है। अब इसके नीचे आप चाहो तो सब x1 y1 x2 y2 का मान भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि अभी कई प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे इसको शो कर सकते हो। तो विभाजन सूत्र से C का जो है x निर्देशांक क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। m का मान 1 है, जैसा यहाँ पे देखो हम दिखाया गया है। x2 देखो, x2 यहाँ पे कितना है 0, x2 कितना है 0 है, प्लस n का मान 4 है। x1 देखो, x1 कितना है 20 है, ठीक ना। तो 20 अपान m प्लस n मतलब 1 प्लस 4। तो 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 4 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे 80 हो जाएगा। तो 80 प्लस 0 कितना हो जाएगा 80 अपान 5, 4 और 1 5 जोड़ दोगे ना, तो 80 अपान 5 कितना हो गया 16 हो गया। तो ये हो गया हमारा x का निर्देशांक। अभी C का y निर्देशांक ध्यान दो, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1। m का मान 1 है, y2 का मान देखो 20 है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, y2 का मान कितना है 20 है, प्लस n 4 है, y1 देखो 10 है, y1 का मान 10 है। तो यहाँ पे देखो 20 में 1 का गुणा करो 20, और 4 में 10 का गुणा करो 40, और 20 कितना हो गया 60, 60 अपन 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो C का x निर्देशांक 16 आया, C का y निर्देशांक 12 हो गया। तो C का निर्देशांक क्या मिला 16 12। पहले x का निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y का निर्देशांक। तो C निकल गया। अब हम आसानी से देखो अन्य का निकाल सकते हैं। अब देखो जो E है, E देख लो D और F का मध्य बिंदु है, रेख DF का मध्य बिंदु है, और E जो है CB का भी मध्य बिंदु है, ध्यान दो। तो E DF का मध्य बिंदु है, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं तो हमारे पास D का निर्देशांक मालूम है ना, तो F का मालूम है। तो E अगर हम BC का मध्य बिंदु माने कि E जो है BC का मध्य बिंदु है, तो C का निर्देशांक अभी जस्ट हमने फाइंड किया और B का दिया है, तो हम आसानी से E का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से निकाल सकते हैं। तो देखो वही हमने यहाँ पे उपयोग किया है कि बिंदु E जो है रेख CB का मध्य बिंदु है। तो अब CB का मध्य बिंदु है, तो C का जो निर्देशांक है उसको x1 y1 लेंगे, और जो B का निर्देशांक है उसको x2 y2 ले लेंगे। यहाँ पे अभी इससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाना, ये यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र से। तो E का x निर्देशांक x1 प्लस x2 अपान 2। तो x1 देखो कितना है 16 और x2 कितना है 0 है, तो 16 प्लस 0 अपान 2 कितना आ गया 8 हो गया। y निर्देशांक उसका y1 प्लस y2 अपान 2। देखो यहाँ पे y1 कितना है 12 है, y2 कितना है 20। तो 12 प्लस 20 अपान 2, इसको देखो हल करेंगे तो कितना आ गया 16। तो E का x निर्देशांक 8, y निर्देशांक 16 हो गया। तो E का जो निर्देशांक आ गया 8 16 हो गया। तो C निकल गया हमारे साथ और E निकल गया, C का भी निकल गया और E का भी निकल गया। अब देखो जरा D जो है C और E के बीच में है, D जो है क्या है C का मध्य बिंदु है, C का निर्देशांक भी निकाल चुके हो, E का भी निकाल चुके हो, तो D का जो है निर्देशांक निकाल लो किससे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो यहाँ हमने लिखा बिंदु D क्या है, रेख CE का मध्य बिंदु है। अब इसमें C का निर्देशांक x1 y1 मान लो और E का x2 y2। तो D का x निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2। तो यहाँ पे 16 प्लस 8 अपान 2 24 अपान 2 कितना हो गया 12 हो गया। और D का y निर्देशांक देखो y1 प्लस y2 अपान 2, तो यहाँ 12 है और यहाँ पे क्या है 16 है y2 का। तो 12 प्लस 16 अपान 2 यह जगह 28 अपान 2 14 हो गया। तो D का निर्देशांक आ गया 12 14 बराबर। तो C निकल गया, D निकल गया, E निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है F का निर्देशांक। तो देखो F जो है यहाँ EB का मध्य बिंदु है, दिखाई दे रहा है ना आपको, F EB का मध्य बिंदु है। E का निर्देशांक अभी निकाले आपको और B का प्रश्न में दिया ही है। तो E का निर्देशांक को x1 y1 मान लो और B का निर्देशांक को x2 y2। तो बिंदु F का x निर्देशांक क्या हो गया x1 प्लस x2 अपान 2, वही 8 प्लस 0 अपान 2, ये आ गया 4। और बिंदु F का y निर्देशांक y1 प्लस y2 अपान 2 मतलब 16 प्लस 20 अपान 2 36 अपान 2, ये आ गया हमारा कितना 18 हो गया बराबर। तो बिंदु F का जो निर्देशांक कितना हो गया 4 18। पहले x वाला लिखेंगे बाद में y वाला। तो देख रहे हैं हमें C का भी निकल गया, D का भी निकल गया, E का भी और F का।
चारों निर्देशांक हमें निकल गया, तो उसको लास्ट में लिखेंगे। इसलिए रेख ए बी को 5 सर्वांगसम भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्रमशः पहले सी का 16 12, फिर डी का 12 14 और फिर ई का 8 16 और लास्ट में एफ का 4 18 होगा। इस प्रश्न में इस एक्सरसाइज में 2 ही प्रश्न बचे थे, दोनों हमने कर दिया। इसलिए इस वीडियो को अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक, और इसको वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।